डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का पार्ट अपना पूरा हो गया था, आज हम शुरू कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है? देखो सबसे पहले हम जीडी के लेवल की बात करते हैं, उसके बाद में नर्सिंग लेवल पे जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब ये होती है वो केंद्रक युक्त होती है। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है। उसके बाद में आरबीसी का निर्माण अपने पास में अस्थि मज्जा में हो रहा था, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अपने पास में कहां पे होगा? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के अलावा इसका निर्माण यकृत में भी होता है, इसके अलावा इसका निर्माण परिमा में भी होता है, और इसके अलावा इसका निर्माण कभी कभी आपको लिम्फ नोड में मिल जाएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में मिल जाएगा, यकृत में भी, पलिया में भी और लिम्फ नोड में भी। लसिका होता है, लसिका कोशिका के अंतरावकाशों के मध्य पाए जाने वाले द्रव पदार्थ क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं, जो घाव भरने का कार्य करते हैं। और लसिका के नोड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं, जो अपने शरीर में किसका कार्य करते हैं? छन्ने का कार्य करते हैं। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहां पे होती है? तो मृत्यु की रक्त में होती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां पे होती है? रक्त में होती है। जीवन काल देखो, इसका जीवन काल वैसे कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल आपको अलग-अलग है, आपको अलग-अलग मिल जाएगा। जीवन काल की बात करें हम तो कहीं पर तो इसका जीवन काल आपको 2 से 4 दिन मिल जाएगा, कहीं पे आपको 6 से 10 दिन मिल जाएगा, कई कैंड में आपको 13 से 14 दिन मिल जाएगा। इसका जीवन काल आपसे कोई नहीं पूछता। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ नहीं आता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो ये होती है 6000 से 10000 प्रति घन मीटर। 6000 से 10000। आरबीसी की संख्या कितनी थी? 30 लाख से 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 6000 से 10000। कई बार इन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? कमी भी होती है, और कई बार डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि भी हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से अगर हमें पूछे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से होता है ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपेनिया। और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो वृद्धि से वैसे तो हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया, या फिर आप ल्यूकोपेनिया भी बोल सकते हो। ल्यूकोपेनिया के अंदर क्या था भी? ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं? तो ब्लड कैंसर को बोलते हैं। सॉरी ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोसिस या फिर ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को हम क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर बोलते हैं। और ल्यूकोपेनिया के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं? एड्स व टीबी, एड्स व टीबी। देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? तब तो आंसर क्या होगा? एलर्जी। डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में बढ़ने पर क्या होता है? एलर्जी होता है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ने पर क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हजारों में बढ़ने पर होता है एलर्जी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है। तो देखो डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होगा? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है, मतलब इसमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर बात करें डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है, यकृत में भी होता है, पलिया में भी होता है और लिम्फ नोड में भी होता है। इसकी मृत्यु कहां पे होती है? रक्त में होती है। जीवन काल से कोई क्वेश्चन नहीं। फिर इनकी संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 10000, कई इसका आपको 7000 से 10000 मिल जाएगी। इस संख्या में कमी से होता है ल्यूकोपेनिया, जिसके अंदर आता है एड्स व टीबी आता है। और डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। तो कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है ल्यूकोसाइटोसिस और एक कौन सा होता है? ल्यूकेमिया। अगर इसकी संख्या हजारों में बढ़ रही है तब तो एलर्जी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ रही है तो कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी में जीडी के पेपर में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। अब बात करते हैं फिर नर्सिंग के लेवल। एनए के अंदर आता है नर्सिंग असिस्टेंट का लेवल, और एक लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली, उसका लेवल दोनों का सेम रहेगा। रेलवे के अंदर इसके प्रकार पूछ रहे थे कई बार, ये थोड़ी सी आप हाई लेवल की पुलिस वाले हाई लेवल की थोड़ी सी तैयारी करोगे तो उसके अंदर इसके प्रकार से संबंधित आ जाता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी कितनी कणिकाओं के आधार पर डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखो सामने, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट।
एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय। एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, इसे बोलते हैं अकणिकामय। डब्ल्यूबीसी की दो प्रकार की, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को बोले कणिकामय, अग्रेन्युलोसाइट को बोले अकणिकामय। ग्रेन्युलोसाइट होती है तीन प्रकार की होती है, मतलब कणिका में होती है वो तीन प्रकार की होती है। तो पहली तो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। लगभग कितना परसेंट होता है भाई? 65%। कुल डब्ल्यूबीसी का सर्वाधिक कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। दूसरी होती है एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स को हम क्या बोल सकते हैं? इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। कुल डब्ल्यूबीसी के लगभग 2.8% कौन सी होती है? इओसिनोफिल्स होती है। तीसरा पार्ट होता है वो होता है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। कुल डब्ल्यूबीसी का 0.2%। ये तो होती कणिका में। कणिका में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। एक तो गई न्यूट्रोफिल्स 65%, एक हो गई एसिडोफिल्स या फिर आप इसे बोल सकते हो इओसिनोफिल्स 2.8%, तीसरी होती है बेसोफिल्स जिसकी मात्रा कितनी होती है? कुल डब्ल्यूबीसी का 0.2% भाग कौन सी होती है? तो होती है बेसोफिल्स होती है। अकणिका प्रमेय की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी, मतलब इसकी मात्रा तो वैसे होती है 6%, कैसे लगभग कितने परसेंट होती है? 6%। सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी? मोनोसाइट होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है, जो भक्षण का कार्य करती है, एंटीजन का भक्षण करती है। सब दूसरी होती है, एक होती है लिम्फोसाइट। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की मात्रा कितने परसेंट होती है? 26%। कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग कितना परसेंट होता है? 26% पार्ट कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट होती है। 2.8 और 0.23%, 65 और 3 68, 68 और 6 74, 74 और 26% पूरा 100% हो गए। मतलब डब्ल्यूबीसी का टोटल आ गया। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। लेकिन सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट होता है। तो ये जीडी के लेवल में 3 क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तब आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट होती है। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। तो देखो सामने सबसे पहले हम बात करें न्यूट्रोफ कणिका में। कणिका में तीन प्रकार की हुई, तो कोई न्यूट्रोफिल्स, एक हो गई एसिडोफिल्स, एक हो गई बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती है कुल डब्ल्यूबीसी का 65% पार्ट। इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण होते हैं, मतलब इनके कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। अम्लीय विरंजक से विरंजित होती है और क्षारीय विरंजक से विरंजित होते हैं। केंद्र डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है या नहीं होता? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। और न्यूट्रोफिल्स जो कणिका है उनका केंद्रक कैसा होता है? बहुपालित होता है, मल्टीलोब्ड होता है, बहुपालित होता है। बहुपालित का मतलब ये इनमें केंद्रक है, इनमें केंद्र क्या होता है? मल्टीलोब्ड होता है, बहुपालित होता है, बहु केंद्र। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स 65% है। इनका कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं वो अम्लीय अभिरंजक से विरंजित होते हैं और क्षारीय अभिरंजक से भी क्या होते हैं? रंजित होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कणिका अपने शरीर में किसके समान कार्य करती है? भक्षण का कार्य करती है। न्यूट्रोफिल्स कणिका अपने शरीर में भक्षण का कार्य करती है। वैसे देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखना, मतलब भक्षण का कार्य करती है। प्रतिरक्षा बाह्य किसका भक्षण करती है? जैसे ये तो किसका करती है? मोनोसाइट किसका करती है? एंटीजन का करती है।
एंटीबॉडीज के अंदर निर्माण में सहायक होती है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सहायक कौन होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। और इनका मुख्य कार्य होता है भक्षण करना, मतलब फेंगोसाइटिक होती है। कौन सी होती है? फेंगोसाइट प्रकृति की होती है न्यूट्रोफिल्स कणिका भी। इनमें केंद्रक होता है वो कैसा होता है? बहुपालित होता है। समझ में? बात करें एसिडोफिल्स की, तो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट पार्ट है? 2.8% पार्ट है। कुल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट पार्ट है? 2.8% पार्ट होता है। एसिडोफिल्स होता है ना, ये किससे अभिरंजित होता है? किससे अभिरंजित? तो अम्लीय अभिरंजक इओसिनोफिल्स से अभिरंजित रहता है। किससे रहता है? इओसिनोफिल्स। इओसिन से अभिरंजित रहता है। इओसिनोफिल्स होती है डब्ल्यूबीसी, मतलब एसिडोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स, वो इओसिन अम्लीय अभिरंजक इओसिन से क्या रहती है? अभिरंजित रहती है। और ये जो इओसिन होता है ना, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? इओसिन किसके लिए उत्तरदायी रहता है? तो एक तो एलर्जी के लिए रहता है, एक संवेदनशीलता के लिए रहता है। संवेदनशीलता और एलर्जी के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इओसिन होता है। इसके अलावा इसमें जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। कौन सा पालित होता है? द्विपालित। इसमें तो बहुपालित मल्टीलोब, इसमें डबल लोब, मतलब द्विपालित होता है। जैसे ये अपने पास में है, वो द्विपालित कैसे होगा भाई? इसमें द्विपालित केंद्रित होती है। इतनी बात समझ में? तीसरे नंबर पे बात करें तो बेसोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 0.2%। और ये क्षारीय अभिरंजक हिमेटॉक्सिलिन से अभिरंजित रहती है। क्षारीय अभिरंजक हिमेटॉक्सिलिन से अभिरंजित रहती है। और ये क्षारीय अभिरंजक होता है बेसोफिल्स जो कणिका होती है वो एक किसका स्राव करती है? हिस्टामिन का स्रावित हिस्टामिन को क्या करती है? स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? हिस्टामिन को। और आपसे पूछे कि एलर्जी के लिए आपसे उत्तरदायी, सबसे ज्यादा एलर्जी के लिए उत्तरदायी कौन सा पदार्थ होता है? हिस्टामिन होता है। एलर्जी के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है? तो हिस्टामिन होता है। और हिस्टामिन को स्राव कौन करती है? बेसोफिल्स करती है। समझ में आया? तो कणिका में की बात करें, मतलब ग्रेनुलोसाइट की बात करें, तीन प्रकार की होती है। तो न्यूट्रोफिल्स, दूसरी कौन सी होती है? एसिडोफिल्स, और तीसरी कौन सी होती है? बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। इनका कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिका होती है अम्लीय अभिरंजक और क्षारीय पदार्थ दोनों से अभिरंजित रहती है। फिर दूसरी बात, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भक्षण करना कार्य होता है, मतलब ये फेंगोसाइटिक प्रवृत्ति की होती है। इनमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? बहुपालिक होता है। सेकंड में बात करें एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स की, तो इनकी मात्रा कुल डब्ल्यूबीसी का 2.8% पार्ट किसका होता है? एसिडोफिल्स का होता है। इसके अलावा अगर देखें तो इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कण होते हैं वो इओसिन से क्या होते हैं? अभिरंजित होते हैं। अम्लीय अभिरंजक इओसिन से अभिरंजित रहते हैं। ठीक है? इसमें केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स कुल डब्ल्यूबीसी का 0.2% पार्ट होता है। इसके अलावा ये क्षारीय अभिरंजक हिमेटॉक्सिलिन से अभिरंजित रहती है। क्षारीय अभिरंजक होता है, हिमेटॉक्सिलिन किससे अभिरंजित रहती है? इनमें जो केंद्रक होता है वो एस आकार का होता है। इनमें केंद्रक किस आकार का होता है? एस आकार का केंद्रक होता है, मतलब इनमें केंद्रक किस आकार का होता है? एस आकृति का होता है। तो इसमें द्विपालित होता है और इसमें कैसा होता है? बहुपालित, द्विपालित और एस आकार का होता है। ये तो आपकी कौन सी होगी? ग्रेनुलोसाइट, मतलब कणिका में। एक होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट एकणिका में। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। कुल डब्ल्यूबीसी का 6% पार्ट कौन सा होता है? मोनोसाइट का होता है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। कुल डब्ल्यूबीसी का 26% पार्ट कौन सा होता है? लिम्फोसाइट होता है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। अब देखो एक बार, एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। हिस्टामिन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। एग्रेनुलोसाइट के अंदर एक तो आती है देखो मोनोसाइट और एक कौन सी आती है? लिम्फोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में एक तो आती है मोनोसाइट और एक आती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट किसकी क्या? कुल डब्ल्यूबीसी का 6% पार्ट होता है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होती है कुल डब्ल्यूबीसी का 26% पार्ट और सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट होती है, इसके
संपर्क के अंदर, मोनोसाइट के संपर्क में जब कोई एंटीजन, या तो कोई एंटीजन आ जाए या फिर क्या आ जाए, कोई सूक्ष्म जीव आ जाए, तो ये मैक्रोफेज सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसके संपर्क में कोई जब एंटीजन या फिर सूक्ष्म जीव आ जाए तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, मैक्रोफेज सेल में परिवर्तित हो जाती है। मैक्रोफेज सेल में परिवर्तित हो जाती है। इस मैक्रोफेज सेल का आकार कितना होता है, तो 70 से 80 माइक्रोमीटर होता है। इसका आकार कितना होता है, 70 से 80 माइक्रोमीटर होता है। मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, भक्षण प्रवृत्ति होती है, फैगोसाइटिक प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, भक्षण प्रवृत्ति होती है। वैसे अगर हम देखें तो देखो सामने ये अपने पास में सपोज कोई मोनोसाइट है, ये कोई मोनोसाइट है, इसके संपर्क में कोई क्या आता है, एंटीजन जैसे संपर्क में आता है, एंटीजन। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती है। मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती है। ये अपने पास में कौन सी सेल है, मैक्रोफेज सेल है। ये कौन सी है, मोनोसाइट। इन मैक्रोफेज को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रोफेज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ सेल के नाम से कहते हैं, या बर्मन कोशिका या फिर घुमक्कड़ कोशिका, घुमक्कड़ सेल, घुमक्कड़ सेल बोल सकते हो या फिर मैक्रोफेज सेल बोल सकते हो। लिम्फोसाइट होती है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट, और एक कौन सी होती है, कौन सी होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसका निर्माण करती है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट, इसका निर्माण T4 थाइमस होता है, क्या थाइमस ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कहां पे होता है, थाइमस में होता है। टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है, एक आपने नाम सुना होगा, हेल्पर, सहायक, TH, एक टी किलर होती है, किलर मतलब एक तो वही हेल्पर, इसे तो हम बोलते हैं सहायक, एक होती है किलर, मारक, TKLTC बोल सकते हो आप इसे, किलर या मारक, और एक होती है होती है टी हेल्पर की होती है, टी किलर होती है, ये मारक मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती है, और एक होती है अपने पास में संप्रेसर, एस बोल सकते हो, संप्रेसर। कौन सी होती है, संप्रेसर। आपके ज्यादातर दो ही आती है, टी सहायक और टी किलर से। ये नष्ट करने का कार्य करती है, सहायक होती है, ये सहायक का मतलब एंटीबॉडीज का निर्माण करने में सहायक हो रही है। और आपने सुना होगा एड्स फ्लो में सर्वाधिक कमी किसकी होती है, तो सर्वाधिक कमी किसकी होती है, तो टी हेल्पर की होती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वायरल बुखार होती है, कौन सी बुखार होती है, वायरल बुखार में सर्वाधिक किसकी वृद्धि होती है, वायरल बुखार में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिका बढ़ती है, कौन सी कोशिका बढ़ती है, न्यूट्रोफिल्स। वायरल बुखार में सर्वाधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है, वहां पे डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है। इसके अलावा ल्यूकेमिया में किसकी वृद्धि होती है, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में किसकी वृद्धि होती है, एड्स रोग होता है, उसमें सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है, टी हेल्पर की सर्वाधिक कमी होती है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कौन, टी हेल्पर में से आता है। और इसके अलावा इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। भक्षण प्रवृत्ति कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। एक कणिका में होती है दो प्रकार की होती है, एक तो मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। एक कणिका में डब्ल्यूबीसी, एक तो होती है मोनोसाइट और एक कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट होती है कोशिका में कितना डब्ल्यूबीसी को कितना भाग होती है, 6% भाग होती है, और जो लिम्फोसाइट होती है वो डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट भाग होती है, 26%। सबसे बड़ी मोनोसाइट अगर बात करें, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आपसे तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी पूछे
सबसे छोटी WBC तो वो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट होती है जब ब्लड के अंदर, जब ब्लड में मोनोसाइट से कोई एंटीजन या फिर कोई सूक्ष्म जीव आकर मिलता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती है। मैक्रोफेज में परिवर्तित, जब ब्लड में मोनोसाइट से कोई एंटीजन या फिर कोई सूक्ष्म जीव आकर मिलता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? मैक्रोफेज कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। और ये मैक्रोफेज होती है वो क्या काम करती है? भक्षण का कार्य करती है। फैगोसाइटिक प्रवृत्ति की होती है। किसका कार्य करती है? भक्षण का कार्य करती है। अब भक्षण का कार्य करती है, इसका आकार, मैक्रोफेज का आकार अगर आपसे पूछे कि मैक्रोफेज का आकार कितना होता है तो वो होता है 70 से 80 माइक्रोमीटर होता है। मैक्रोफेज का आकार कितना होता है? 70 से 80 माइक्रोमीटर होता है। देखो जैसे मोनोसाइट अपने पास नहीं है, कोई मोनोसाइट है, ये कोई मोनोसाइट है, अगर इसके संपर्क में कोई एंटीजन आ रहा है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाएगी। और मैक्रोफेज की आकृति इस तरीके से होती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? मैक्रोफेज। जब मोनोसाइट के संपर्क में कोई एंटीजन आ रहा है तो एंटीजन या फिर कोई सूक्ष्म जीव आ रहा है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण मैक्रोफेज की प्रवृत्ति कैसी होती है? भक्षण की प्रवृत्ति होती है। और इसे हम कौन सी घुमक्कड़ सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कि भक्षण किसका करती है तो किसका भक्षण करती है? एंटीजन का भक्षण करती है। मोनोसाइट किसका भक्षण करती है? एंटीजन का भक्षण करती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होती है, इसका निर्माण अगर हम पूछें कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पे होता है तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ये किसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? तो किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण। और ये एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? तो एंटीबॉडी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें तो T4 थाइमस ग्रंथि होता है। इसका निर्माण कहां पे होता है? थाइमस ग्रंथि में। इसका निर्माण कहां पे होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। दूसरी बात, टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो हम इसे बोलते हैं सहायक टी कोशिका, सहायक हेल्पर, सहायक टी कोशिका। इसके अलावा होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक या फिर आपसे बोल सकते हो टी किलर टी। किसका ये क्या काम करती है? मारक क्षमता होती है। मारक टी कोशिका बोल सकते हैं। जैसे किसका भक्षण करती है तो ये एंटीबॉडीज को नष्ट करती है। किसको नष्ट करेगी? एंटीबॉडीज को नष्ट करती है। एक होती है टी संप्रेषक टी कोशिका, संप्रेषक टी कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक होती है सहायक टी कोशिका, एक होती है साइटोटॉक्सिक टी कोशिका और एक कौन सी होती है? संप्रेषक टी कोशिका होती है। एड्स होता है, एड्स में कौन से रोग? ये जो टी सहायक होती है ना, टी हेल्पर की कमी हो जाती है। टी हेल्पर की क्या होती है? कमी होती है। एड्स रोग होता है। एड्स रोग का वायरस कौन सा होता है? एड्स का वायरस कौन सा होता है? रेट्रोवायरस होता है। एड्स का टेस्ट कौन सा होता है? भाई एलिसा टेस्ट होता है। एड्स का टेस्ट कौन सा होता है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड। ये एड्स का टेस्ट होता है। और एड्स रोग होता है उसमें टी हेल्पर की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। और WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस, अभी बताया था आपको, ल्यूकोसाइटोसिस। और एक कौन सा होता है? ल्यूकेमिया। इन दोनों में किसकी बढ़ती होती है? WBC की बढ़ती होती है। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। WBC की संख्या अगर हजारों में बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है? एलर्जी होता है। और WBC की संख्या लाखों में बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर रोग होता है। इसके बाद में आता है ब्लड प्लेटलेट्स